तो अखिलेश यादव से नज़दीकियां, लोग कहने की समाजवादी पार्टी के लीडर बन गए डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो समाजवादी पार्टी अखिलेश की तरफ से ऑफर नहीं आया कि भाई चलो चुनाव लड़ा देते हैं तुमको? अखिलेश जी अच्छे नेता हैं। मैं चाहता हूं कि बीजेपी को छोड़ के हर पार्टी के मंच पर जाऊं। अखिलेश यादव के लिए प्रचार करोगे कि बहन जी के लिए प्रचार करोगे? किसकी हिम्मत है कि मायावती जी को आज की तारीख में जेल में डाल सकता है? मायावती जी ने थोड़ा सा कड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया कि गिरगिट की तरह अखिलेश रंग बदलते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने उस पर कहा कि हमें याद है कि हम तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला दे रहा हूं, घोषित कर दो दिल बड़ा करके, और बहन जी इसको ईमानदारी से कबूल करके खड़ी हो जाए। तो देश की जनता कहीं ठगी नहीं चली जाएगी कि एंटी मोदी सेंटीमेंट पे देश की जनता को ऐसे कि नहीं यार मोदी को हराना है, डर दिखा दो, वो दिखा दो? मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। बिल्कुल, शायद मैं वहां अभी खड़ा होना चाहता हूं। रामराज के नाम पर ही सही, अगर वो हिंदू राष्ट्र आता है तो वो कितना घातक होगा और क्या इसकी संभावनाएं आप देख रहे हैं? तो 24 के बाद तो मुझे लगता है कि मोदी जी अवतार घोषित करेंगे, कुछ लोग उनको उनकी मूर्तियां बनेंगी। कोई खराब बात कभी मोदी जी नहीं बोलेंगे। इतना अभी गाय वाय को खिलाते हैं ना, मोर खिलाते हैं, कभी कभी गाय को चारा देते हैं। देवता नजर आएंगे, उनकी मूर्तियां बनेंगी। डॉक्टर लक्ष्मण यादव टूट गए हैं या अभी हिम्मत बाकी है? दरबार का दरबारी बन के और किसी का गुलाम बन के भीख मांग के कभी ये नहीं चाहिए। वो मिल भी जाए तो अब उसके मिल जाने का गम हो। जो बीजेपी को हराएगा मैं उसके साथ खड़ा हूं कि एक हो जाए, और नहीं हुए तो? फिर तो निर्णय लेना पड़ेगा। फिर मुझे ये दिखेगा कि एक सीट ऐसी जिस पर साफ। जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आप सब जानते हैं कि हम आपको खास मुलाकात सीरीज में अलग अलग हस्तियों से मिलाते रहते हैं और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो इंटरनेट की दुनिया में अपनी खास पहचान रखती हैं। आप चेहरा देखकर समझ चुके होंगे, डॉक्टर लक्ष्मण यादव आज हमारे साथ हैं। और हाल ही में इनके साथ कुछ वाकयात हुए, जिस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते थे, वहाँ से इन्हें बर्खास्त कर दिया गया, इनकी नौकरी चली गई। और अपने सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर, अपने बहुजन मिशन को लेकर लगातार बोलते लिखते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको उसकी सज़ा मिली। अब नौकरी जाने के बाद क्या कर रहे हैं, ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, क्या चुनाव लड़ने वाले हैं, 2024 में चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास और डॉक्टर लक्ष्मण यादव से आज हम इन सब पर बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव, सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे नए स्टूडियो में। क्या हालचाल है, क्या चल रहा है आजकल? जी, बहुत शुक्रिया सुमित भाई, और न्यूज़ वीक के सभी साथियों का बहुत शुक्रिया, अभिवादन। और आपका ऑफिस बहुत अच्छा लगा। पहले बिना ऑफिस के भी आपने इतना शानदार काम किया है और मुझे लग रहा है कि आपका काम बढ़ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत थी। और बहुत खूबसूरत ऑफिस है। बाकी क्या चल रहा है, बस सफ़र चल रहा है। नौकरी जाने के बाद एक चीज़ तो है कि 14 साल बहुत लंबा वक्त होता है, और वो भी उस पेशे के लिए जिसको आप बहुत दिल से चाहने लगे हों, जिससे आप प्रेम करने लगे हों। आपके कॉलेज, आपके क्लासरूम, आपके विद्यार्थी, किताबें अचानक से वो छिन जाए या कोई जानबूझकर उसे छीन ले। कोई एग्ज़ाम पास नहीं करते तो ये मान लेते कि चलो काबिल नहीं थे। कोई और वाक़या होता तो भी खुद को समझा लेते कि ये होना था। किस्मत उस्मत बहुत मानते नहीं। तो ये झेल पाना, या इसको अभी भी मैं कहूँ कि इसको कबूल कर पाना, एक चुनौती बना हुआ है कि अचानक से आपसे आपके सपने, आपके कक्षाएं छीन ली जाएं, और वो भी किसी ठोस वजह से नहीं, शुद्ध रूप से पॉलिटिकल वजह से, शुद्ध रूप से वैचारिक वजह से। तो मुश्किल तो है। मतलब मैं आज भी जब सुबह उठता हूँ तो कई बार ये अचानक से मुझे लगता है कि मुझे तैयार होकर जल्दी अपने क्लासरूम में जाना है। मुझे आज शायद कोई एग्ज़ाम ड्यूटी तो नहीं। फिर अचानक लगता है कि नहीं, वक्त बदल गया, तुमसे ये सारे मौके छीन लिए गए। अब तुम्हारे ईमेल पर कोई मेल नहीं आता कॉलेज से। आखिरी मेल अभी आया कुछ दिन पहले, कॉपी चेक करने का। अच्छा। तो मैं अचानक से सोचा कि अरे मैंने कॉपी चेक नहीं की। फिर अचानक लगा कि चेक कैसे करोगे, तुम्हारे हाथ में वो कलम नहीं है।
तो मुश्किल है सुमित जी, और निश्चित रूप से इससे उबरने की कोशिश में है। ऐसा नहीं है कि इसका अंदाज़ा नहीं था। जो काम, जो रास्ता हमने चुना था, उसमें अंदाज़ा था कि एक दिन ऐसा होगा। बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। मुझे लग रहा है कि उसके लिए मैं मानसिक रूप से खुद को तैयार कर रहा था। अब लेकिन कई बार लगता है कि वो तैयारी नहीं थी मेरी। वो बहुत बड़ी चीज़ है जो जीवन में खालीपन भर आपके दे। एग्जिस्टेंस की कहीं कि आपका वजूद छीन लेना कि भाई मैं एक पत्रकार हूँ, अगर मुझसे मेरी पत्रकारिता छीन ली जाए, हाँ, आप एक टीचर हैं, अगर आपसे आपका टीचिंग का पेशा छीन लिया जाए, तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस पर ही सवालिया निशान लग जाता मतलब और इसलिए क्योंकि हम कोई कल्चरल लेगेसी तो हमारे पास थी नहीं। हमारे पिताजी कोई किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थोड़े ही थे, या हमारे घर में कोई 15-20 लोग प्रोफेसर, पीएचडी होल्डर और ये सब तो है। नहीं। कोई सोशल कैपिटल हम तो फर्स्ट जनरेशन थे। इलाके में पहली बार कोई इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाए और विश्वविद्यालय टॉप कर जाए, ये उस पूरे इलाके के लिए नायाब चीज़ थी, पहली चीज़ थी। उसने जाने कितने लोगों के रास्ते खोले। दिल्ली विश्वविद्यालय आए तो वो इस इलाके के लिए बिल्कुल नायाब था। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन जाना, तो वो चीज़ हमारे पास तो ऐसी नहीं थी कि कल्चर कैपिटल थी। अचानक से वो, और कई कई विकल्प करियर के छोड़ करके हमने ये सब चुना था। जब वो सब किया जाए तो मुझे लगता है कि फिर ये गलत है, और इस वजह से इस चीज़ से उभरने में थोड़ा टाइम लग रहा है। उभर जाएंगे, लड़ेंगे। वो वीरेंद्र डंगवाल की कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अब तक चलकर आए हैं इतने लाख वर्ष, तो आगे भी चल करके ही हम जाएंगे। आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। जो आएंगे उजले दिन ज़रूर आएंगे, ये पंक्ति कहीं ना कहीं प्रेरित करने के लिए ज़रूरी हो जाती है। मुझे लगता है कि जब आपको नौकरी से कहीं कि अलविदा कहा, आपको बर्खास्त किया गया और आपकी जगह किसी और को नौकरी दे दी गई, तो एक मंशा रही होगी, जो आपके विरोधी रहे होंगे या जिन लोगों को लगता होगा कि इसको हमको सबक सिखाना है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सबक सिखाना है, नौकरी छीन लेंगे और इसको सज़ा देंगे। तो क्या जिन लोगों ने ऐसा सोचा था कि नौकरी छीन लेंगे और लक्ष्मण यादव को तोड़ देंगे, इसको सजा देंगे, वो उनका सोचना ठीक था? डॉक्टर लक्ष्मण यादव टूट गए हैं या अभी हिम्मत बाकी है? पता नहीं, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों से अगर हिम्मत टूटने लगे तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ। वो शेर यूं है कि वाकिफ नहीं वो लोग सफ़र के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। वाकिफ नहीं वो लोग सफ़र के उसूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं तो सफ़र में हूँ इस एतमाद पर, उभरेंगी मंजिलें मेरी ठोकर की धूल से। तो ये हौसला तोड़ लेना, वही तो एक चीज़ है। वो तो रखते थे जो एक हसरते तामीर सो है, मिर्ज़ा गालिब बहुत पहले लिख गए। बहुत लड़ करके, बहुत मेहनत करके खुद को, और पीछे हमारे जितने लोग हैं दो तरह के, एक तो परिवार के लोग और एक वैचारिक पुरखे। तो हमारे पुरखे जो परिवार के थे उन्होंने बहुत हौसला हिम्मत दी, और वैचारिक पुरखों ने हजारों साल की विरासत से हिम्मत दी। ये एक आध नौकरी छीनने वाले उसको क्या ही छीन पाएंगे, नंबर एक। दूसरी बात ये कि टूट जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे। मैंने शुरुआत में क्यों कहा, वो एक मेरा संवेदनशील पक्ष है। आज भी मुझसे कोई कहेगा कि आप क्या चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपना क्लासरूम चाहता हूँ, मैं अपने विद्यार्थियों से बात करना चाहता हूँ। और शायद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला प्रोफेसर रहा जिसमें इतनी तादाद में बच्चे खुलकर प्रोटेस्ट करने उतर गए। वो मेरे शिक्षक होने का प्रमाण पत्र है, मेरी डिग्रियां प्रमाण पत्र नहीं है। मेरे कलीग ने जब बोला कि ऐसे ऐसे प्रोफेसर बहुत नहीं है विश्वविद्यालय के पास, उन्हें तैयार करने में बहुत दशक लग जाता है, वो मेरा प्रमाण पत्र है। मेरे विद्यार्थी मेरे प्रमाण पत्र हैं। 14 साल 14 बैच पढ़ाया। तो आज भी अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि हाँ वो चाहता हूँ। लेकिन किसी के दरबार का दरबारी बन के और किसी का गुलाम बन के भीख मांग के कभी ये नहीं चाहिए। वो मिल भी जाए तो अब उसके मिल जाने का गम हो। तुझे पाने की कोशिश में अब इतना खो चुका हूं मैं कि तू मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम होगा। इस दिल्ली विश्वविद्यालय में 5000 लोग परमानेंट हुए, और जाके देखिए भाई साहब, सब कुछ बिक गया,
लोगों ने फेसबुक अकाउंट बंद कर दिए, नया अकाउंट बनाया, मुझसे कहा कि फोटो डिलीट कर दिए, भैया आपकी वजह से नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, आपके साथ फोटो है तो नुकसान हो जाएगा। तो किसी ने अपनी पत्नी की नौकरी लगाने के लिए आंदोलन बेच दिया। अब वो कुछ नहीं लिखते किसी चीज के खिलाफ। कोई अपने रिश्तेदारों की नौकरी लगाने, क्या मिला उससे? आप एक नौकरी के लिए अपना सब कुछ गिरवी रख दिया। चाहते वो लोग भी थे, हमसे भी बोला कि चुप हो जाओ तो हो सकता है रास्ता निकल आए परमानेंट करने। मैंने कहा मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बता दो। मेरे विश्वविद्यालय ने मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन दी हो, मेरे कॉलेज ने मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन दी हो कि कोई भी मेरा एक काम गलत हो, और अगर गलत नहीं है तो चुप क्यों हो जाओ? तो वो जमीर से समझौता और उसूलों से समझौता हमारे रगों में नहीं है। तो कोई न हौसला टूटा न हिम्मत टूटी, और अब तो सुमित जी किताब लिख रहा हूं। अच्छा, उनको ये लग रहा होगा कि निकाल दिया नौकरी से, चुप हो जाएगा, डर जाएगा। हमारे समाज के लोग कहते हैं कि मतलब एक बार किसी ने मुझसे कहा कि अब तक आपको कम लोग जानते थे, अब तो आपको और लोग जानने लगे, पूरे देश में आपके लिए आंदोलन हो गया। मैं जिन्हें नहीं जानता हूं वो मेरे चाहने वाले लोग सड़क पर उतर गए, हजारों लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लिखा। ये मेरी कमाई है, मुझे लगता है कि ये बड़ी उपलब्धि है। तो अब उनको लग रहा था कि वो डरा देंगे, चुप कर देंगे, हम तो किताब लिख दी है, और वो किस्से जो विश्वविद्यालयों के हैं अब वो लोगों के बीच हम सुनाया करेंगे। तो कब आ रही है किताब, और किताब में क्या कुछ होगा? किताब मेरी कोशिश है 3 जनवरी के दिन मैंने वो किताब पूरी की, और वो माता सावित्रीबाई फूले की जयंती का दिन है। हमारे पुरखे जिन्होंने कलम और किताब के लिए लड़ाई लड़ी जी। और मैं चूंकि उसी कलम और किताब की निर्मिति हूँ, मुझे उसने बनाया है, तो उस दिन मैंने पूरी की 3 जनवरी 2024 को। अब उसका फाइनल प्रूफ का और उस सब का काम चल रहा है। एक आध दो प्रकाशकों ने मना भी कर दिया है कि नहीं, ठीक नहीं है छापना, बड़ा आपने जो है एकदम। ऐसा क्या लिख दिया उसमें? सच्चाई लिखी है। दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं, देश भर के विश्वविद्यालयों को 14 साल अपनी आंखों के सामने जिस कदर बदलते देखा है, उसी का किस्सा लिखा है। एक तरह से आत्मकथात्मक बात है। मैं वो किताब शुरू तब हो रही है जब मैं जो पहला दिन है मेरा, जब अपने कॉलेज में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, और उस समय में क्या था, और फिर थोड़ा सा फ्लैशबैक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेरी पढ़ाई, मेरा परिवार, मेरी पृष्ठभूमि, कैसे हम जैसे लोगों को इन्हीं विश्वविद्यालयों ने गढ़ा होता है। ये सरकारी विश्वविद्यालय अगर न होते 300 रुपये फीस वाले, और हमारी यहाँ तक पहुँच न हो पाती संविधान और मंडल कमीशन की वजह से, तो हम यहाँ नहीं होते। तो उस अपने बनने की कहानी है, और उन विश्वविद्यालयों के होने की कहानी है, और फिर उनके धीरे धीरे बर्बाद होने की कहानी है। और उसमें जो लोग शामिल हैं, नाम बदल दिया है, नाम नहीं रखा है, किसी को ये न लगे कि मेरी कहानी है, लेकिन इतना जरूर है कि उसको लग तो जरूर जाएगा कि हाँ तुम्हारी कहानी है। और हम चाहते हैं कि, और किसी के खिलाफ नहीं है, इस देश के लोगों को अगर मतलब है ना वो कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? 14 साल इन विश्वविद्यालयों ने चूंकि हमें बनाया है, तो हमें चिंता है, हमारी मोहब्बत है ये विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान। और हम लोग, सरकारी व्यवस्था नहीं है तो भाई हम SC ST OBC बहुजन समाज के लोग ये कभी पढ़ नहीं पाते। आप भी उदाहरण है, मैं भी उदाहरण हूँ कि सरकारी सिस्टम था तो पढ़ पाए, अब जैसे हमारे बच्चों की संख्या ज्यादा हुई यूनिवर्सिटी में तो सब बेचने लगे। इसीलिए मैंने ये किस्सा लिखा कि हमें बनाया है इन्होंने, इन विश्वविद्यालयों ने, तो जब वो बर्बाद हो रहे हैं तो उसका दुख हमें है। वो दुख उस किताब में दिखेगा, हमारी कामयाबी और हमारे बनने की कहानी उसमें, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों की, और जैसे उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। ये किस्सा हम इस देश के लोगों को बताना चाह रहे हैं, ताकि कोई कल ये ना कहे कि मैं विश्वविद्यालय में 14 साल प्रोफेसर रहा और मैंने दुनिया को क्यों नहीं बताया कि अंदर क्या हो रहा था। मैं दुनिया को क्यों ना बताऊं कि अंदर भयानक जातिवाद होता है, अंदर करप्शन है, भ्रष्टाचार है, बेहद घटिया तरीके से हमारे देश के विश्वविद्यालय चल रहे हैं। उनके सिलेबस बदले जा रहे हैं, उनकी फीस बढ़ाई जा रही है, उनको धीरे धीरे निजी हाथों में बेचा जा रहा है, विचारधारा का हमला हो रहा है। ये किस्सा हम जमाने को क्यों ना बताएं, इसलिए सारा जोखिम उठाकर वो किताब लिख रहा हूं। अब इसे समझ लिए मैं कितना डरा हूं। तो जिन्होंने जो किया है, जब किताब आएगी तो उनको
देख के लगेगा कि ये मात्र एक संयोग नहीं है उनको उसका एहसास होगा। जब आपकी नौकरी गई तो बहुत सारी पोस्ट हमने देखी, तो बहुत लोगों का ये भी आरोप है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव सियासत कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, और नौकरी तो गई क्योंकि काबिल नहीं थे या जो यूनिवर्सिटी के फैसले थे, सियासत में आना चाहते हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, और इसको भुनाने की एक मौके की तरह भुनाया इसको कि कहीं से मुझे टिकट मिल जाए, कोई मुझे चुनाव लड़ाने के लिए तैयारी करा दे। क्या सही है ये आरोप? आरोपों का क्या है, मुझसे अच्छा है कि मेरा जिक्र उस महफिल में हो। तो जिक्र हो रहा है, अच्छी बात है, चाहने वाले लोग हैं। पहली बात ये कि मैं प्रोफेसर रहने के दरमियान सियासत कर रहा था, तो पहली पहली टिप्पणी इस पर यह कि असल में मैं कोई सियासत नहीं कर रहा था, लेकिन अगर मैं सियासत करता भी तो भी उसकी छूट मुझे उस प्रोफेशन में है। हम उन नियमों कायदों के तहत बंधे नहीं होते जिससे कि कोई सरकारी कर्मचारी बंधा होता है। वो सरकार की आलोचना नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। वो बाहर जाके अपना विचार नहीं रख सकता, सोशल मीडिया पर खुल करके नहीं रख सकता, हम रख सकते हैं। हमें ये ऑटोनॉमी मिली है क्योंकि हम सरकार के नहीं, अपने विश्वविद्यालय के मुलाजिम होते हैं। नंबर एक, इसलिए हमारे सामने आज़ादी थी, तो नियम कहीं से हमारे खिलाफ नहीं है। नंबर एक। नंबर दो ये कि इन्हें इसलिए ये ऑटोनॉमी दी गई है कि एक प्रोफेसर जैसे अपने क्लासरूम को अच्छा बनाना चाहता है ना, वो तब तक अच्छा क्लासरूम नहीं बना पाएगा जब तक उस क्लासरूम के बाहर की दुनिया अच्छी नहीं होगी। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जितना समावेशी, इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक, फ्रीडम वाला क्लासरूम बनाना चाहता हूँ, वैसा ही इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक और आज़ाद ख्याल मेरा समाज भी हो। तो इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है, एक बात। दूसरी बात ये कि क्यों ये सब कर रहे थे, तो ये करना तो जरूरी था, जिम्मेदारी थी। मैं एक तथ्य जोड़ दूं, एक तो कोई एग्जाम नहीं होता विश्वविद्यालय में, इंटरव्यू होता है, 100% इंटरव्यू बोर्ड को वेटेज है। और मेरे लोगों ने बताया कि जब इंटरव्यू बोर्ड में फाइनल डे रिजल्ट बनना हुआ तो पहली लाइन बड़े लोगों ने कही, जो आका हैं, बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नौकरी से बाहर करना है, बाकी किसी को परमानेंट कर लो। तो ये कोई मेरी मेरिट की, मेरी काबिलियत का इम्तिहान था ही नहीं, ये पर्सनल खुन्नस निकाली गई। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे लोग भी निकाले गए जो मेरी तरह बोलते नहीं थे, चुप थे, लेकिन वो उनके गुलाम नहीं थे, उनकी सिस्टम में फिट नहीं थे, इसलिए वो भी मारे गए। तो वो बिना बोले मारे गए, मैं बोल के मारा गया, तो मुझे तो लग रहा है कि मैं अच्छा हूं, मैं कम से कम अपने दिल की बात बोलता था। तो एक तो ये बात। दूसरी बात कि सियासत, तो हमारे पुरखे तो बार बार माननीय कांशीराम कहते थे कि राजनीति गुरु किल्ली है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि अच्छे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। तो राजनीति बुरा कतई नहीं है, राजनीति करना बुरा नहीं है। भगत सिंह ने एक लेख लिखा है, विद्यार्थी और राजनीति, क्लर्क बनने के लिए शिक्षा नहीं दी जाती, जागरूक नागरिक के लिए, और उसमें से अगर कुछ लोग राजनीति में जाए तो बुरा नहीं है। बलात्कारी संसद में बैठ रहे हैं, गाली देने वाले, मिमिक्री करने वाले, नहीं मैं क्या इशारा कर दिया कुछ और तो खैर ऐसे लोग जो बैठ रहे हैं उनसे बेहतर है पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं, तो इसमें बुरा नहीं है। चुनाव लड़ने की बात है तो मेरा कहना यह है कि जब इतना सफर है, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, मैंने किसी से कहा नहीं कि मेरे लिए पोस्ट लिखो। शायद मैंने अपने अब तक के जीवन की एक छोटी सी कमाई अर्जित की है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, शाहू जी, तमाम लोगों की किताबों को पढ़ा, विचारों को जाना और थोड़ा सा जीने की कोशिश करता हूँ। वो बहुत बड़े लोग थे, उन्हीं की बातों को सोशल मीडिया से जब मौका मिला लोगों के बीच में कहना शुरू किया, लोग पसंद करने लगे इस शैली को। उसी का एक श्रेय है कि लोग अपने आप पोस्ट लिखने लगे, अपने आप लोग हमारे खिलाफ, हमारे निकाले जाने के खिलाफ सड़क पर उतर आए। मैंने कोई अपील नहीं की। बाद में मैंने कहा कि मैं लड़ूंगा, और मैंने लड़ाई लड़ी। मैंने ज्ञापन लिखे, राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात समाज के सामने रख दी। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास संगठन नहीं है कि मैं देश भर में कोई आंदोलन खड़ा कर सकूं, लेकिन आंदोलन अपने आप खड़े हुए। एक तो ये बात, मेरे अलावा बाकी सब मेरे कॉलेज के परमानेंट हो गए। आखिरी बात ये कि चुनाव लड़ने की तो इसमें गुरेज नहीं है मुझे। मैं मतलब कहीं उचित समय, उचित परिस्थिति, उचित निर्णय, और इस बात को मैं मानता हूं। सीधे युद्ध चल रहा है, एकदम 1 to 1।
अगर इस देश के प्रोफेसरों को बचना है तो उन्हें सच बोलना होगा, सच के सामने खड़ा होना होगा, वरना चुपचाप जाके गुलाम बन गए। कैसे गुलाम बने? हेफा आ गया, लोन लेकर के प्रोफेसर क्लास ले रहे हैं, पता लगाइए। उनके ऊपर एस्मा लागू हो रहा है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बन गया है, 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में चला गया है। और ये तो एक पॉलिसी का सवाल, 45,000 डिग्री कॉलेज बंद होकर 15,000 पे आएंगे, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज बन रहे हैं, फीस महंगी हो रही है, और दूसरी तरफ जहां हॉस्टल होना चाहिए वो गौशाला बन रही है, और प्रोफेसर वहां बैठ करके हवन में समझा डाल रहा है। हमें ये नहीं चाहिए। ये प्रोफेसर, दुनिया चांद पे जा रही है, हमारे गोबर का रिसर्च हो रहा है, विज्ञान है कि नहीं उसमें, तो वो मनी। इसलिए युद्ध सीधे सामने है, एक वैचारिक युद्ध, बीच का रास्ता कोई नहीं है। अवतार सिंह पाश की कविता संग्रह, उसका नाम ही है बीच का रास्ता नहीं होता। आप, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर, या तो आप उस तरफ हो या इस तरफ हो। तो मैं संविधान के बदलने वालों के खिलाफ, संविधान के बचाने वालों के साथ खड़ा हूं। और इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में खुल करके, बिना किसी लाग लपेट के उन पार्टियों के मंच पर जाऊंगा, प्रचार करूंगा जो पार्टियां बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ ईमानदारी से लड़ रही होंगी। मंच पे आप गए समाजवादी पार्टी के, हमने देखा, वीडियो आया, तस्वीरें आई। अखिलेश यादव आपकी शादी में भी आए थे, तो अखिलेश यादव से नज़दीकियाँ, लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लीडर बन गए डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो समाजवादी पार्टी अखिलेश की तरफ से ऑफर नहीं आया कि भाई चलो चुनाव लड़ा देते हैं तुमको? नहीं, देखिए, शादी में तो बहुत सारे लोग आए। बिहार के शिक्षा मंत्री आए, चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के हमारे भाई हैं वो आए, बहुत सारे लोग आए, अखिलेश जी भी आए। दिल्ली में जब उसका रिसेप्शन हुआ तो आम आदमी पार्टी के 2-3 बड़े नेता जो हमारे निजी संबंध हैं वो लोग आए दिल्ली में, बहुत सारी पार्टियों के लोग आए, कांग्रेस के आए। तो सबसे बारी बारी लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि कहीं आम आदमी पार्टी से टिकट मिल रहा है, कहीं कांग्रेस से मिल रहा है, कहीं सपा से, कोई कह रहा है आरजेडी से जा रहे हैं, बड़ी नज़दीकी है आरजेडी के। तो मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ कि पहले लोग ही तय कर लें। अच्छा है, चर्चा हो रही है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात कि हाँ, समाजवादी पार्टी के मंच पर गए, उन्होंने प्रशिक्षण शिविर चलाया जिसका मोटिव था जाति जनगणना। और मैंने खुद से जब ये बातचीत हुई, अखिलेश जी अच्छे नेता हैं, मैं चाहता हूं कि बीजेपी को छोड़ के हर पार्टी के मंच पर जाऊं। आज कोई गुरेज नहीं, मैं चाहता हूं कि एक दिन बहन जी से मिलने का मौका मिले, उनके मंच पर उनकी तारीफ करने, उस लड़ाई को याद करने, और आज फिर से उस लड़ाई की जरूरत है, उसे मजबूत करने का मौका मिले, तो मैं वहां भी जाना चाहता हूं। मैं आरजेडी के मंच पर भी गया हूं, उनके भी प्रशिक्षण शिविर में गया हूं। राष्ट्रीय जनता दल का खुद का अपना प्रशिक्षण शिविर जो उनके कार्यालय में हुआ, मैं सपा के भी मंच पर गया हूं, सबसे नजदीकी, चूंकि हमारी वैचारिक नजदीकी। अगर आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है, पीडीए उसे बचाएगा, तो हम कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। आज अगर मायावती जी, उनकी पार्टी कहती है कि संविधान हम बचाएंगे, हम बसपा के साथ हैं। आज कांग्रेस भी कह रही है, चलो बाद में भले ही पलट कर आ गए, पहले कल को विरोध कर रहे थे, लेकिन अगर वो कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए, तो हम उतनी दूर तक उनके भी साथ हैं। हम बीजेपी को इस समय जो हराएगा साफ, क्योंकि 24 का चुनाव अगर बीजेपी जीत गई ना, तो फिर इस देश में जब साफ संविधान ही नहीं बचेगा, तो कौन सपा, बसपा, आरजेडी और जेडीयू बचेगी क्या? ये खतरा मेरे सामने है। इसलिए मैंने एकदम स्पष्ट अपना एक निर्णय लिया है, बीजेपी को हराने वाले लोगों के साथ सामने से खड़ा रहूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने एक नौकरी छीनी, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनकी कुर्सी छीनूं। तो 2024 के चुनाव में आप कह रहे हैं कि मैं खुलकर प्रचार करूंगा, तो यूपी में सियासत में अभी तो जरा अलग समीकरण बन गए हैं। बहन जी ने ऐलान कर दिया जन्मदिन पे कि मैं तो अकेले चुनाव लड़ूंगी। उधर अखिलेश यादव, उन्होंने कहा था कि हम साथ में लड़ाएं, और इंडिया गठबंधन की बात हुई कि उसमें बहन जी आए, लेकिन बहन जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही। तो अखिलेश यादव के लिए प्रचार करोगे कि बहन जी के लिए प्रचार करोगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी तो मेरी मंशा ये है, मेरी सदिच्छा ये है कि एक हो जाएं। और नहीं हुए तो फिर तो निर्णय लेना पड़ेगा। फिर मुझे ये दिखेगा, अगर मान लीजिए, कल्पना करिए कि एक सीट ऐसी है जिस पर साफ दिख रहा है कि बीजेपी को हराने की क्षमता कोई गठबंधन का दल ले रहा है, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, कांग्रेस, मान लीजिए एक अलायंस है।
ये लग रहा है कि अगर इसका साथ दिया जाए तो ये बीजेपी को वहां हरा देगा। हर सीट का अलग अलग आंकड़ा होता है। कई सीट ऐसी होगी जहां आपको लगेगा कि नहीं बसपा का कैंडिडेट मजबूत है, मेरा मेरा मुझे मौका मिलेगा, उचित रास्ता दिखेगा तो मैं चाहूंगा कि जहां बसपा का कैंडिडेट बीजेपी को हराए वहां बसपा के कैंडिडेट को मजबूत किया जाए, बशर्ते कि ईमानदारी हो हराने में। कल को अगर समाजवादी पार्टी वो ईमानदारी नहीं दिखाएगी कि वो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं आंख में आंख डाल करके, तो मुझे हिचक होगी वहां भी जाने में। कल को कांग्रेस अगर ये दिखाएगी कि नहीं नहीं वो बीच का रास्ता ले रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में लड़े थे, लग ही नहीं रहा था कि आप उनको हराना चाह रहे हैं। और जो गठबंधन के नियम अनुशासन बने आपने खुद उन्हें तोड़ा। आप कभी बाबा के दरबार में चले गए और इधर लोग कह रहे थे संविधान बचाना है, 14 एंकरों पर बैन हुआ, आप उसको हेलीकॉप्टर में बैठ के। मेरी शर्त सुमित जी ये है कि ये निर्णय तो जनता को करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो बीजेपी को हराए, क्योंकि संविधान इसके बाद नहीं बचेगा, इसलिए मैं ये निर्णय लूंगा उस विवेक के साथ, पहले तो ये कि सब एकजुट हो जाएं, क्योंकि बसपा भी संविधान बचाना चाहती है, सपा भी बचाना चाहती है। बसपा भी उन्हीं दलित पिछड़े आदिवासी वंचितों की बात करती है, आज पीडीए में सपा भी यही कर रही है, जयंत चौधरी भी यही कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं चंद्रशेखर आजाद भी यही लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों ना सारे एकजुट होकर, और ये सब एकजुट होंगे तो ओम प्रकाश राजभर भाग के आ जाएंगे। तो आदर्श तो ये है। अगर आदर्श ये नहीं होता है तो मेरा चयन यही होगा, जो बीजेपी को हराएगा मैं उसके साथ खड़ा हूं। देखिए 2022 के चुनाव में हमने देखा कि राजभर भी भाग के आए, दारा सिंह चौहान भी आए, सब लोग आए लेकिन जीत नहीं पाए। ये जो एंटी मोदी सेंटीमेंट है कि मैं मतलब हमको बीजेपी का विरोध करना है, इस सेंटीमेंट पे ये बहुत ही पॉलिटिकल और डिबेटेड एक सेंटीमेंट है कि जो बीजेपी को हरा सकता है, जो मोदी को हरा सकता है, हमको उसका समर्थन करना चाहिए। इस फॉर्मूले पे बहुत बार मुसलमानों ने भरोसा किया और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल जो है हम देखते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में मुसलमानों ने, बीजेपी को हराना था तो आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बाद में क्या किया है ये आप लोग जानते हैं। दिल्ली में हाल फिलहाल का सबसे बड़ा दंगा हुआ, वो बचाने भी नहीं गए, कुछ नहीं किया, और अब सुंदरकांड के वो पाठ करवा रहे हैं, वो खुलकर अपना हिंदुत्व का कार्ड भी खेल रहे हैं। तो मुसलमान ठगे गए एंटी मोदी सेंटीमेंट की वजह से। तो देश की जनता कहीं ठगी नहीं चली जाएगी कि एंटी मोदी सेंटीमेंट पे देश की जनता को ऐसे कि नहीं यार मोदी को हराना है, डर दिखा दो, वो दिखा दो, और बाद में जो जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं वो भी फिर इधर उधर हो जाएं। ये गंभीर सवाल है। मैं वाकई ये बहुत शानदार सवाल है, क्योंकि असल में मेरा इंटेंशन मोदी को हराने वाला नहीं है। मोदी इस समय ऐसा चेहरा बने हुए हैं कि अगर आज नरेंद्र मोदी वो चेहरा न रहे तो कम से कम 10% वोट बीजेपी का गिर जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो राज्यों में अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, वो केंद्र में कहने लगते हैं कि नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। ये एक खतरा है बहुत बड़ा। दूसरा सबसे बड़ा खतरा है आरएसएस। मेरे सामने यह एक दृश्य है कि एक तरफ वो दावा कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आरएसएस के मुताबिक चलेगा, उनका आर्थिक सलाहकार कह रहा है कि संविधान बदलने की जरूरत है। ये हिम्मत बीजेपी को छोड़कर आज किसी के पास नहीं है। आम आदमी पार्टी की हिम्मत नहीं है। आज वो तो गांधी को हटा के भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाते हैं। आम आदमी पार्टी जब से बनी तब से वो उसने एक चीज क्लियर किया था कि हमारा कोई विचार नहीं है, और ये बड़ा खतरनाक होता है कई बार। कांग्रेस हालांकि उसी पैटर्न पर एक बड़ी पार्टी चल रही है। कहा जाता था एक जमाने में कांग्रेस में लेफ्ट राइट सेंटर तीनों लोग हुआ करते थे। अभी भी हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ लेफ्ट वाले थोड़े कम हो गए हैं, राइट वाले थोड़ा शांत हो गए हैं, और सेंटर वाले शिफ्ट हो गए, दूर चले गए। शिफ्ट जो होना था वो हो गए हैं। वोटर, नेता चालाक होता है। नेता इधर भी चुपचाप बैठा हुआ है, इधर भी मतलब कई नेता नाम नहीं लूंगा तो, लेकिन जो वैचारिक पार्टियां हैं ये सवाल उनके लिए बहुत फिट बैठता है। जैसे समाजवादी पार्टी अगर वो कह रही है कि हमको समाजवादी मूल्यों पर एक सामाजिक न्याय का भारत बनाना है, तो उसका रास्ता कांग्रेस बीजेपी दोनों से टकराएगा। इसलिए इन पार्टियों का उदय ही कांग्रेस नॉन बीजेपी मूवमेंट से हुआ है। पूरा जनता परिवार, समाजवादी परिवार नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी मूवमेंट की पैदाइश है। पूरा मान्यवर कांशीराम का आंदोलन और बहुजन राजनीति नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी मूवमेंट की पैदाइश है। क्योंकि मान्यवर कांशीराम ने तो एक बड़ा कठोर वाक्य भी कह दिया था, वो सांपनाथ नागनाथ वाला।
लेकिन और ये दोनों हैं, और आदर्श बात ये है कि कई जगह पे आप देखेंगे कांग्रेस ने अतीत में गलतियां की, कई जगह पे बीजेपी कर रही है। कांग्रेस की गलतियों से लड़ सके आप, बचा सके बहुत कुछ। आज जो बीजेपी है वो तो लड़ने लायक भी नहीं छोड़ेगी। भीमा कोरेगांव यलगार परिषद जेल में है लोग, पत्रकार जेल में है, प्रोफेसर नौकरी से निकाल दिया है, जेल में है, उसके बाद बुलडोजर, उसके बाद आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा खत्म, सब कुछ खत्म। तो अब ये वो वाला तर्क नहीं है कि मतलब बीजेपी को हराना ही अंतिम विकल्प है। अगर 24 में मानवर कांशीराम की पॉलिटिकल समझ का मैं कई बार कायल रहा हूं, वो कहते थे हमें मजबूत सरकार नहीं मजबूर सरकार चाहिए, बिल्कुल, जिससे हम लड़ सकें, जिससे हम अपना काम करवा सकें, मनवा सकें। शायद मैं वहां अभी खड़ा होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो मजबूत सरकार है ये हारे, क्योंकि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर ये जीत गए तो। एक स्पष्ट बात, मजबूर सरकार एक बने जिससे हम अपने मुताबिक लड़ सकें। कांग्रेस यही 2010 में संसद में यूनानिमस डिसीजन हुआ था कि जाति जनगणना होनी चाहिए। प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम दोनों ने मिलकर के ऐसा खेल कर दिया कि जाति जनगणना नहीं हुई। आज वही कांग्रेस कह रही नहीं, जाति जनगणना बहुत जरूरी है। तो अब ऐसी सरकार चाहिए जिससे हम लड़ करके अपना हक करवा सकें। ज्वाइंट सरकार हो, मिली जुली सरकार हो, एक तरफ उसमें बहुजन आंदोलन के लोग शामिल हों, एक तरफ उसमें समाजवादी लोग शामिल हों, कांग्रेसी हों, और जहां जरूरत पड़े अपना दबाव डाल करके आंदोलन तो कर सकें, सड़क पर उतर तो सकें। यह सरकार अगर दोबारा बन गई तो आंदोलन खत्म, वैचारिकी खत्म। फिर जो उम्मीद, जो जिसकी बात आप अपने सवाल में कर रहे थे कि एक ही पार्टी या एक ही नेता को आप डर दिखा करके सबको कर देंगे, वो वाली उम्मीद भी खत्म हो जाएगी कि ये नेता नहीं रहेगा तब हम अब मजबूत हो लेंगे। उसने पार्टियां तोड़ दी साहब, चुनी हुई सरकारें गिरा दी, पूरी की पूरी पार्टी खत्म कर दी। ये जो खतरा है ये। और आखिरी बात, मुसलमानों को लेकर जो आपने बात कहा है वो बिल्कुल ठीक है। मतलब मुसलमान इस देश में आज भी एक ऐसा तबका है जो सबसे ज़्यादा अन्याय, अत्याचार का, शोषण का शिकार हो रहा है, लेकिन उसका अपना कोई नेता ढंग का नहीं हुआ। और कई बार इसको इस तरह पलट कर भी देखिए कि मुसलमानों ने अपने मुसलमान के बीच से कभी कोई नेता माना भी नहीं। उन्हें यकीन था कि ये जो भारत है इसमें जो लोग सेकुलर होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे, संविधान को मानने वाले होंगे, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। धोखा उनको भी मिला। तो ये धोखा ऐसे ही दलित समाज, ओबीसी, तमाम जगहों में, भाई मोहन यादव को बना दिया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, और यादवों का सम्मेलन करा रहे मोहन यादव से। तो वो तो चाह रहे हैं ओबीसी भी हमारे साथ है। मोदी जी खुद ओबीसी, दलित महिला, दलित को राष्ट्रपति बनाया, फिर आदिवासी महिला को अब इसमें महामहिम है। इन सब टैक्टिक्स से क्या है कि वो जो गुंजाइश है उसको भी तो वो खत्म कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि सामान्य परिस्थितियों का चुनाव ये नहीं है। ये चुनाव अब तय कर देगा कि देश संविधान से चलेगा या संविधान के बिना चलेगा। और जब संविधान ही नहीं बचेगा तो वो वाली गुंजाइश भी नहीं बचेगी जिससे हम अपनी पॉलिटिक्स को स्टेबलाइज तो आप कह रहे हैं कि बहुत निर्णायक मोड़ है और निर्णायक पल पे कोई ऐसा फैसला होगा जो इस देश के मुस्तकबिल को बदल देगा। हो सकता है कि जिसका ऐलान करते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र हम बनाने वाले हैं 2024 में, क्योंकि ये मान्यवर कांशीराम साहिब का और मुलायम साहिब का जो गठबंधन था, जब मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम, वो मंडल बनाम कमंडल का दौर था। तब बड़ी मतलब चमत्कारिक तौर पे उन्होंने जीत हासिल करी। लेकिन इस समय 2024 में वैसे पॉलिटिकली अभी अलायंस बन नहीं पाए हैं, लेकिन राम मंदिर बन रहा है। फिर से वही मंडल कमंडल वो वाला चल गया है पूरा का पूरा, कि उन्होंने अपना राम मंदिर जिस तरह से वो बना रहे हैं, जिस तरह से उसका प्रचार कर रहे हैं, चुनावी कह सकते हैं हम कि इस्तेमाल उसका होगा और उससे वोट भी मिलेंगे, नो डाउट मिलेंगे। तो मुश्किल दौर है क्या? राम मंदिर को किस तरह से देख रहे हैं? राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपके सवाल में एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास छिपा हुआ है। बिल्कुल आज भारत यहीं खड़ा है। 30 साल पहले इस देश में मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई लड़ी गई। आज ऐसा लगता है कि मंडल कहीं कमजोर पड़ रहा है, कमंडल एकदम अपने उफान पर है। उस इतिहास को याद करते हुए वो जो आपने जिक्र किया मिले मुलायम कांशीराम, 48 में मूर्ति प्रकट हुई, जनसंघ उसके साथ नहीं था, उसके एजेंडे में राम मंदिर बनवाना नहीं था। 48-49 की लड़ाई में भी वो नहीं थे, फिर 84-85 तक वो कहीं नहीं थे। मंडल आंदोलन धीरे धीरे मजबूत हुआ, बहुत सारे लोगों की मेहनत से मजबूत हुआ। बहुत सारे लोग जो संविधान और
सामाजिक न्याय की बात करते थे, उनसे मजबूत हुआ। और उस मंडल आंदोलन की लड़ाई के समय पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी एक प्रस्ताव रखती है कि अगर विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोग हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये लड़ाई मजबूत हो, तो हम इसे एक पॉलिटिकल लड़ाई बनाना चाहते हैं। उस समय उन्होंने कहा कि ये जय श्री राम का नारा एक पॉलिटिकल स्लोगन की तरह होगा। 6 अगस्त 1990 को मंडल की सिफारिश एक लागू हुई। 13 अगस्त 1990 को उसकी अधिसूचना जारी हुई। आपात बैठक होती है पालमपुर में। आंदोलन राम मंदिर के नाम पर चल रहा था, वो विश्व हिंदू परिषद चला रहा था, वो बीजेपी नहीं चला रही थी। और बीजेपी प्रकारांतर से सहयोग कर रही थी, आरएसएस प्रकारांतर से सहयोग कर रहा था। और लेकिन 25 सितंबर 1990 को अडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल जाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे। शुद्ध रूप से पॉलिटिक्स। जय श्री राम का नारा, देश के अभिवादनों में लोग राम राम बोलते थे, सिया राम बोलते थे, सीताराम बोलते थे, जय राम बोलते थे, जय श्री राम कोई नहीं बोलता था। ये एक शुद्ध रूप से बीजेपी का पॉलिटिकल नारा था। और मंडल के खिलाफ कमंडल लाया गया था, क्योंकि मंडल का विरोध करना था। ये इस देश के लोगों को समझना होगा। और उस मंडल से लाभ किसका था? वो जिन्हें ये हिंदू कहते हैं, ओबीसी का, और जिसके दावा प्रधानमंत्री करते हैं। और उस रथ यात्रा के लोगों में एक प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी भी थे। और लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि हमें इसका फायदा मिलेगा, पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को। सुषमा स्वराज ने बोला। तो ये राम के नाम पर जो भी पॉलिटिक्स हुई, ये शुद्ध रूप से बीजेपी की पॉलिटिक्स है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। और मंडल के खिलाफ ये कमंडल लाया गया था। फिर भी मंडल की ताकतें मजबूत हुई। पिछले 3 दशकों में, खासकर उत्तर भारत, दक्षिण भारत में वो आज भी मजबूत हैं, स्टालिन जैसे। उत्तर भारत में वो राजनीति मजबूत रही। यूपी में सपा बसपा राज करती रही। बिहार में लालू, नीतीश, इनका राज रहा। बाकी जगहों पर भी इनकी ताकत मजबूत रही। ये एक शुद्ध रूप से राजनीतिक लड़ाई थी। अंदर अंदर बीजेपी काम करती रही। बीजेपी का काम चूंकि आसान था, बांटना था, राम के नाम पर भटकाना था। अब राम का मंदिर बन रहा है, तो निश्चित रूप से बीजेपी का सबसे प्राइम एजेंडा तो पूरा हो रहा है। राम मंदिर बनेगा, 370 हटेगी, कश्मीर को हम मैनिफेस्टो में था ना, सब कुछ उनके मैनिफेस्टो में पूरा करके दिखा दिया। और बाहर दिखाने का चेहरा कुछ और था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख नौकरी। कुछ लोग इससे भ्रम में आए, लेकिन मेजॉरिटी वोट बैंक अपने कोर वोटर का था। उसके लिए वो मंदिर बना रहे हैं और राम के नाम पर वही छवि पेश कर रहे हैं। मैं चूंकि साहित्य का विद्यार्थी हूं, तो मैं जानता हूं कि राम के कई रूप हैं। 300 प्रकार की रामायण लिखी गई है, ए.के. रामानुजन बताते हैं। राम की कई विस्तार हैं। कबीर ने खुद राम को माना। दुल्हिन गावो मंगल चार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। कबीर के राम अलग हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूढ़े बनमाए, और ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नहीं। उस राम को जो दिल के भीतर था, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उस राम को जो सब में व्याप्त था, घट घट में राम कबीर खुद लिख चुके हैं। कई राम हैं। और एक बात, वाल्मीकि के राम जो वाल्मीकि रामायण में है, शंभुक वध करते हैं, सीता का निर्वासन करते हैं, अग्नि परीक्षा लेते हैं। तुलसी के रामचरितमानस वाले राम न शंभुक वध करते हैं, न सीता निर्वासन। तो राम की कथा तो समय के अनुसार बदल दी जा रही थी। कोई एक राम तो उस तरह था ही नहीं। कथा में विस्तार है, लेकिन बीजेपी ने एक राम को आपके सामने पेश कर दिया। अब उस विस्तार को छोड़ देते हैं। अब तो पता नहीं इस देश में लोग डिबेट भी नहीं करेंगे, गंभीर बातचीत भी नहीं होती कि साहित्य और संस्कृति के कितने रूप होते हैं। इसी देश में बुद्ध और आजीवक और जैन का दर्शन रहा, जो वेदों के खिलाफ खड़ा हो गया। इसी देश में कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह हुए, गुरु नानक, चोखा मेला हुए। वो उस पूरी परंपरा और आडंबर पाखंड के खिलाफ खड़े हो गए। किसी ने उनको सनातन विरोधी नहीं कहा, किसी ने उनको देशद्रोही, धर्मद्रोही नहीं कहा। लेकिन अब तो जैसे लगता है कि इस पर कोई बात ही नहीं होगी। शैव और शाक्तों में यहां लड़ाई हुई, रक्त संघार, शैव, शाक्त, वैष्णव एक ही, तीनों आस्तिक थे, तीनों लड़ते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया। हम लोग चूंकि राजनीति पर बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी ने आम जनमानस, जिसको शिक्षा कम मिली, चेतना कम है, उसको समझा दिया है कि देश का देवता कौन? राम। लेकिन सबसे ज्यादा मंदिर किसके? शिव के, हनुमान के। मंदिर मिलते नहीं, और सबसे बड़ा देवता कौन? राम बना दिया। ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। निश्चित रूप से इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, इसलिए बीजेपी सब कुछ झोंक कर राम मंदिर पर चुनाव लड़ रही है। मैं एक साहस की दाद दूंगा,
कांग्रेस ने कहा कि हमारे टॉप लीडर नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव ने कहा हम बाद में जाएंगे, ममता बनर्जी के हम बंगाल में मनाएंगे, उद्धव ठाकरे करें हम अपने यहाँ मनाएंगे, अरविंद केजरीवाल यहीं। चलो कम से कम मुझे डर था इसका कि राम के नाम पर बीजेपी और उनके बिकी हुई मीडिया माइक जब लगाएगी कि वहाँ जाएंगे कि नहीं, तो सब डर कि ये ना कहें कि हम जाएंगे। बहन जी ने भी कहा कि हमने निर्णय नहीं लिया, हम तो मंदिर बन रहा है स्वागत कर रहे हैं, मस्जिद बनेगा स्वागत करेंगे। पॉलिटिक्स ने एक साहस दिखाया, क्यों पता है? क्योंकि बीजेपी अति राजनीति कर रही थी। चार शंकराचार्य, हमारी मत मानो, चलो हम तो अलग राय रखते हैं, 4 शंकराचार्य चारों कह रहे हैं धर्म का काम नहीं हो रहा है, न तो शुभ मुहूर्त है, न तो प्राण प्रतिष्ठा ठीक हो रही है। बीजेपी की हिम्मत नहीं है, शंकराचार्यों कदे सनातन विरोधी है। पॉलिटिक्स बदल रही है, रामद्रोही, धर्मद्रोही, जहां दिख जाए अखिलेश यादव, कल को बहन जी कहते कि नहीं जाएंगे, उनको धर्मद्रोही, अखिलेश यादव को, कांग्रेस को। लेकिन धर्म गुरुओं को क्या कहेंगे? वो तो आपके लोग हैं ना, मतलब धर्म के मानने वाले लोग हैं। एक तो ये पक्ष आया, दूसरा ये जो अति राम में हो गया ना, लाइव टेलीकास्ट अयोध्या से चल रहा है, सब कुछ राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आग खुल जाएंगे जब राम आएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले मार खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, उनकी झोपड़ी के भाग कैसे खुलेंगे? अब मंदिर पहले भी था, मंदिर बाद में, धर्म इनके बीजेपी और आरएसएस के पहले भी था, धर्म इनके बाद में भी रहेगा, जैसा रहना होगा। ये शुद्ध रूप से राजनीति। तो मेरा एक पक्ष इसमें है कि ये जो अति राजनीति बीजेपी कर रही है ना, ये बैकफायर करेगा। राम के नाम पर क्या बीजेपी को 14 में वोट नहीं मिला? मिला। जो रहा खोचा था वो 19 में मिल गया। कौन सा नया वोटर है जो राम मंदिर बनने के बाद एडिशनल बीजेपी को देगा? ये मेरा पक्ष है। उसको धर्म के नाम पर, राम के नाम पर जितना मैक्सिमम वोट मिलना था मिल चुका। मंदिर बन जाएगा, 22 जनवरी को उद्घाटन हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो सुमित भाई, फरवरी से लोग सवाल पूछने लगे, आपने बड़ा काम कर दिया, मंदिर बना दिया, जिस काम के लिए आपको लाए थे आपने वो काम कर दिया, 370 भी हटा ही दिया, ट्रिपल तलाक भी ला ही दिए, अब कुछ दिन जरा उस सरकार को ले आए जो रोजगार दे दे। क्या है? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन वैसा मूड जनता का मूड देखिए, एक मैं बात बताऊं, एक कंसेंसस जो बनाया है, जो मेरा मानना ये है ना कि जो टेलीविजन पर 24 घंटे लाइव टेलीकास्ट चलता है, इससे भी तो मैन्युफैक्चर एग्जैक्टली जनता असल में इतनी राम में न थी, न है, न होगी। लेकिन उसके सामने वो जो नॉर्मल जनता है ना, उसके सामने कोई कैमरा और माइक नहीं है, उसकी बात यहां तक नहीं आ रही, वो चुप है, विरोध भी नहीं कर रही। इस देश का बहुत कोई शायद आज तक विरोध नहीं किया कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। क्यों विरोध करेगा? देश का संविधान इजाजत देता है, धर्म वाले मंदिर बनाए, दूसरे धर्म वाले मस्जिद बनाए, कोई विरोध नहीं करता, चुप है। तो जो चुप होता है उसका मिजाज आप तक पहुंचता नहीं है। और पॉलिटिक्स ऐसी हो गई कि जो शोर करके बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, चारों तरफ से अक्षत बांटा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, जैसे लगा पूरा देश राममय हो गया साहब। इससे ज्यादा कट्टर माहौल था जब कार सेवा चल रही थी, लाखों लोग सड़क पर उतर गए थे। लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था ना, फिर भी व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे ये जाते नहीं थे ना, झंडे पोस्टर नहीं जाते थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोग ग्रेजुएशन नहीं करते थे। अभी मुझे लगता है कि दिमाग को हैक करना थोड़ा ज्यादा आसान है। इस वाली बात को मैं मान सकता हूं, क्योंकि उन्होंने कैप्चर कर लिया है। जो सूचनाएं भेज रहे हैं वो एक तरह की भेज रहे हैं, वो फेसबुक को कैप्चर कर लिए हैं, सोशल मीडिया को, मीडिया तो उन्हीं के लाइव टेलीकास्ट वहां से कर रही है। इसका नुकसान बेशक होगा, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरा कैलकुलेशन कहता है कि एडिशनल वोट कहां से आएगा? हिंदू बन के जैसे वोट देना था वो दे चुके, वो दे चुका, दो बार दे चुका, आपको कोई ऐसा नहीं है। मंदिर बन गया, अच्छी बात है, आपको वाहवाही भी देगा, लेकिन इसका कोई बहुत दिन तक असर होगा? 2 महीने हैं चुनाव में, कुछ और बदलेगा? और इस अति राजनीति से लोग ऊब भी रहे हैं। बस उनके सामने, मैं फिर से कह रहा हूं, उनके सामने लाइव कैमरा एक्शन नहीं है और सोशल मीडिया पे वोकल नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों ये लगता है कि केवल मंदिर के नाम पर तो वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर केवल मंदिर के नाम पर वोट पड़ेगा तो फिर तो बीजेपी को हराना मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं। ईवीएम भी साथ देगी, ईडी भी साथ देगी और कई चीजें साथ देगी, बीजेपी सबका इस्तेमाल करेगी। लेकिन मंडल, जो सवाल हमारा था कि मंदिर जीत गया, मंडल हार गया, ऐसा है नहीं। मैं एक सूत्र दे दूं, नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक आज घोषित कर दो। आदरणीय मायावती जी को किसी भी तरह से उनकी सारी शर्तें मानते हुए इंडिया गठबंधन में सपा, कांग्रेस, आरएलडी, चंद्रशेखर, मायावती सब यूपी में साथ लड़ जाएं चुनाव ईमानदारी से।
नीतीश कुमार संयोजक बन जाए, इन दो काम से अगर बीजेपी न हार जाए तो कहिएगा। तो अभी तो खेल बचा हुआ है। मायावती जी ने थोड़ा सा कड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया कि गिरगिट की तरह अखिलेश रंग बदलते हैं, क्योंकि सपा की तरफ से भी कुछ कुछ टिप्पणी हो जाती है, पॉलिटिक्स है, टिप्पणियां होती रहती है। अखिलेश यादव ने उस पर कहा कि हमें याद है कि हम तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। एक दूसरा फॉर्मूला दे रहा हूं, घोषित कर दो दल बड़ा करके, इंडिया अलायंस, मतलब इंडिया अलायंस घोषित मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर, और बहन जी इसको ईमानदारी से कबूल करके खड़ी हो जाएं। किसकी हिम्मत है कि मायावती जी को आज की तारीख में जेल में डाल सकता है? संभव ही नहीं है। वो जिस कद की नेता हैं उससे वो डरेंगे नहीं और न डरना चाहिए। और इंडिया अलायंस के जितने लोग हैं ना, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, जितने भी लोग हैं, ये दूसरा फार्मूला मैं दे रहा हूं। पहला फार्मूला मैंने दिया कि एक मंच हो जिसमें सब दिखें, नीतीश कुमार, मायावती जी और बाकी सारे नेता। ये दिख जाए तो भी खेल हो जाएगा, मिलके लड़ जाए ईमानदारी से। और दूसरा, देश को एक पहली दलित महिला प्रधानमंत्री मिलने वाली है। राजनीति है तो राजनीति करो ना भाई। क्या कौन सपा को बचा लेगा, कौन बसपा को बचा लेगा अगर बीजेपी फिर आ गई तो? और अगर ऐसे ही रही तो कौन कांग्रेस बच जाएगी? कांग्रेस को तो बड़ा गुमान था कि 3 राज्यों में जीत रहे हैं, समझ में आ गया। सपा को भी समझ में आ रहा है, कमजोर वो भी है, कमजोर बसपा भी है, सब लोग कमजोर हैं। नीतीश कुमार कल को नाराज होकर चले गए। इसलिए मेरा मानना है कि केवल मंदिर के नाम पर अभी पॉलिटिक्स नहीं होगी, लेकिन अगर इन दलों ने इस तरह की कोई रणनीति नहीं बनाई तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा चुनाव जी। तो ये बाकी दलों के ऊपर है कि वो किस तरह की राजनीति को अमल में लेकर आते हैं। अगर बहन जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया जाए या नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए, मतलब मिलजुल कर अगर कुछ काम किया जाए तो निश्चित तौर पर हालात बदल सकते हैं। सिर्फ राम मंदिर के नाम पर ही वोट मिल जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव का ये कहना है। आखिरी सवाल मैं ले रहा हूं क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जिस खतरे की हम लोग कई बार जिक्र करते हैं कि अगर इनके पास में सत्ता जो है वो निरंकुश हो जाए, कि अब कोई रोकने टोकने वाला रहा नहीं, विपक्ष जो है वो ज़्यादा मजबूत रहा नहीं, और ऐसे हालात में 2024 का चुनाव भी बीजेपी जीत जाए, तो क्या जो खतरा हम देखते हैं हिंदू राष्ट्र का, कि अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो अब तक तो थोड़ा बहुत डर था, बाद में जब खुलेआम एकदम आ जाएगा कि नहीं अब कोई रोक ही नहीं पा रहा इन लोगों को, तो देश के संविधान को बदलने का खतरा लोग बताते थे, आशंका जाहिर करते थे। हिंदू राष्ट्र की खुलेआम ऐलान किए जाते थे, संविधान की प्रतियां जलाई जाती थी, और रामराज के नाम पर ही सही अगर वो हिंदू राष्ट्र आता है तो वो कितना घातक होगा, और क्या इसकी संभावनाएं आप देख रहे हैं? क्योंकि राजनीति पर, भविष्य पर कुछ तो भविष्यवाणियां रहती होंगी दिमाग में। मतलब सच कहें तो काश मैं वो वाला हुनर जानता जैसे वो बाबा पर्चा बनाता है तो मैं बना देता कि ये होने वाला है। पता नहीं वो ये बना के क्यों नहीं दे रहा कि 24 के चुनाव में क्या होगा, पैसा बच जाता देश का। वोट ही ना डलवाएं। हाँ, क्या जरूरत है, बाबा बता रहा है सब काम हो जाए, देश में सब चमत्कार हो रहा है। खैर, गंभीरता से अगर कहें तो असल में हमें कल क्या होगा इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है। हो सकता है कि जैसा हम सोच रहे हैं खतरा उससे कई गुना ज्यादा हो, और हो सकता है कि खतरा इस रूप में दिखे ही ना। जब सबको जीत ही लेंगे वो तो क्यों संविधान बदलेंगे? बिना संविधान बदले भी जीत गए, अंदर से खत्म कर देंगे। एजेंडा तो अपना लागू है, सारा एजेंडा, और अंदर से भाई ये सरकारी नौकरी खत्म, सरकारी रोजगार खत्म, तो आरक्षण खत्म, तो देश के बहुजनों के लिए संविधान का मतलब खत्म। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इतने तरह के कानून बन गए हैं कि आज इस देश में, अभी आज ही की तारीख में, प्रोफेसर, पत्रकार, डॉक्टर, वकील, कोई पेशा ऐसा नहीं होगा जो जेल में नहीं होगा। तो जेल में आज भी लोग हैं, जिसको चाहते हैं उसका जबान चुप हो जाए, नहीं चुप होगा तो बुलडोजर, ईडी, सब कुछ हो रहा है। क्यों फिर संविधान बदलेंगे? ये सब काम हो सकता है थोड़ा और बढ़ जाए और अपने आप लोग डर जाए, ये होगा देश में। लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आरएसएस एक दिन घोषणा कर देगी कि 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, हम सबको हिंदू मानते हैं, अब सब हमारे मुताबिक रहेंगे। तो असल खतरा आरएसएस है, क्योंकि आरएसएस जिस विचार पर चलता है वो विचार पितृराज का है, वो विचार धर्म की राज की स्थापना करने का है, और वो धर्म हिंदू धर्म नहीं, सवर्ण हिंदू धर्म, पुरुष वाला हिंदू धर्म। लेकिन चेहरा वो, जैसे मोदी जी को मंदिर बनवाना था लेकिन रोजगार देने का वादा किया, तो एक होता है दिखाने वाला चेहरा, एक होता है मूल।
तो रोजगार 15 लाख, 2 करोड़, 100 स्मार्ट सिटी, ये सारे दिखाने वाले चेहरे। वोट इसके नाम पे भी मिला, काम ये वाला हुआ। अब इस पे तो वो बात भी नहीं करती। जो जनता इसके वो वोट दी थी रोजगार, शिक्षा, स्मार्ट सिटी पर, वो मंदिर पे खुश है कि झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, और जबकि वोट दिया था नौकरी पर। तो ये वाला जो भारत है ना, इसको समझते हुए आरएसएस ने भी दो चेहरे रखे हैं। एक तरफ आरएसएस का सॉफ्ट चेहरा है, दलित आ जाओ हमारे बगल में बैठ के एक ही थाली में खाना खाते हैं, कोई हिंदू राज नहीं बनेगा, अरे छोड़ो हम सब मिल के रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। और लेटरल एंट्री से 340 में सारे अपर कास्ट के लोग लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे। तो अब बताइए, क्या घोषणा करने की जरूरत है हिंदू राष्ट्र बनाने की? क्या घोषणा करने की जरूरत है कि संविधान खत्म होगा? 340 लोग लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी इस देश में अब तक बन चुके हैं। एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पसमानदा हो तो बता दें। जब नहीं है तो इसका मतलब रास्ता खुल गया है। पूरे देश की पूंजी को अपने दो उद्योगपति दोस्तों के हाथों में बेच दिया है। सारी सरकारी शिक्षा, सरकारी रोजगार, सरकारी सब कुछ बिक गया है। बचा क्या साहब? तो 24 के बाद तो मुझे लगता है कि मोदी जी अवतार घोषित करेंगे, कुछ लोग उनको उनकी मूर्तियां बनेंगी। कोई खराब बात कभी मोदी जी नहीं बोलेंगे। इतना अभी गाय वाय को खिलाते हैं ना, मोर खिलाते हैं, कभी कभी गाय को चारा देते हैं। देवता नजर आएंगे, उनकी मूर्तियां बनेंगी, क्योंकि वो जो जितना काम करना था, जितना इस देश को बर्बाद करना था, शिक्षा, रोजगार, आपसी प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, सब कुछ खत्म। मजदूर बन करके कंपनी में मजदूरी करिए और उतनी परचेजिंग पावर रहे कि व्यापार चलता रहे, और चुपचाप अपने देश में रह करके जी हजूरी करते रहिए। तो बस ये वाला देश बनेगा। इसलिए मैं उस भाषा में वो बात नहीं कह रहा हूं कि संविधान खत्म हो कि मनुस्मृति लागू होगी। नहीं होगा साहब। जो संविधान के भरोसे जीत रहा है वो संविधान को कभी नहीं बदलेगा। अंदर से मनुस्मृति, लिबास वही रहा, और अंदर से मनुस्मृति आ गई तो क्या करेंगे आप? हमारे देश के लोग तो पहचान भी नहीं पाएंगे। 5 किलो अनाज उनके लिए 5 साल के लिए फ्री कर दिया है। अब 5 किलो अनाज पर अगर वोट देना है तो यह बात तो जनता खुद इसको डिजर्व कर रही है। इसलिए खतरा दो हो सकता है, या तो कोई खतरा ही ना हो, क्योंकि सब जब वो जीते ही लेंगे तो क्यों किसी को डराएंगे, सब चुप हो जाएंगे, उनके मिजाज से चलेंगे। या खतरा बहुत बुरा हो सकता है। तो ये दोनों इस देश की जनता को तय करना है। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि मैं क्यों बोला, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूं ना। आज की तारीख में मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। मुझे कहीं से टिकट अभी नहीं मिल रहा है कि जाके चुनाव लड़ूं, मिलेगा तो लड़ूंगा, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी मैंने अपने से संकल्प किया है। मैं बेरोजगार हूं आज की तारीख में, फैमिली का पहला व्यक्ति हूं जो इसको रोजगार मिला था, जिस पे उम्मीदें टिकी थी। मेरा करियर मेरा पूरे सामने है, फिर भी मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं बीजेपी को हराने के लिए खड़ा हूं और जाऊंगा प्रचार में, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है इसके बाद का भारत बहुत खतरनाक होने वाला है। मेरी जिम्मेदारी है, और मैं ये बात चूंकि समझ रहा हूं, तो मैं अगर ये काम नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा। इसलिए जो आपका सवाल था बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। इस देश के लोग इस बात को समझें। देखो, संविधान रहेगा, बाकी सब बचा लोगे। अगर यही खत्म हो गया और प्रकारांतर से खत्म हो जाएगा, मंदिर बनना एक नए राष्ट्र की घोषणा का वो तारीख है 22 जनवरी। उस दिन भारत अब एक नए राष्ट्र में प्रवेश कर रहा है। इसलिए दूसरा भारत जो बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार का था, बुद्ध से लेके कबीर होते हुए मंडल और कांशीराम का था, उस भारत के मानने वाले लोगों से मेरी अपील और गुजारिश है, अभी भी थोड़ा सा वक्त है, बचा सकते हो तो इस लड़ाई से अपने बच्चों का भविष्य बचा लो। शुक्रिया। तो ये लड़ाई दरअसल भविष्य बचाने की है कि भविष्य को कैसे बचाया जा सके, जो लुट रहा है उसको कैसे संजोया जाए, ये एक बड़ी चिंता की बात हो सकती है। इस बातचीत में अभी हम लोग यहीं रुकते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग बात कर रहे हैं। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जो बातें वो बता रहे हैं, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? आपसे अपील है कि कमेंट करके ज़रूर लिखें। और क्या आप संभावनाएं देख रहे हैं, जो सवाल मैंने पूछे उस पर आप किस तरह का गठबंधन बनते हुए देख रहे हैं? राम मंदिर के बनने के बाद, उद्घाटन के बाद क्या बदल जाएगा, और 2024 में क्या समीकरण बन सकते हैं, उस पर भी आप अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर हम तक पहुंचा सकते हैं। अंत में मैं चाहूँगा कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव हमारे दर्शकों से एक बार अपील करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।
बिल्कुल सही आपने कहा। एक तो टीवी देखना बंद कर दें, आपके आंगन में कोई नहीं आएगा, आपके आंगन में आपके बच्चों का भविष्य आएगा। उस चैनल से जुड़िए जो आपके बच्चों के भविष्य, आपकी शिक्षा, रोजगार, न्याय पर बात करता है। तो इतना प्रचार मैं कर रहा हूँ, और आप चूँकि शुरू से ये काम किए हैं, तो जो जो काम द न्यूज़ वीक का है, उस काम के लिए अपने आप ये बात बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तो प्रधानमंत्री भी प्रचार करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो जब प्रधानमंत्री भी यूट्यूबर हैं, तो मुझे लगता है कि जो न्याय और सच के साथ, संविधान के साथ खड़ा है, उस यूट्यूब चैनल को तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो अपील के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमारी आर्थिक मदद भी ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जय भीम। फिर मुलाकात होगी। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।